एपिसोड 2 ब्रोकन ऑफ लव। अगले सीन में आई अपने कॉन्डो से बाहर निकलकर गार्बेज फेंकने जा ही रही थी, तभी उसकी मुलाकात गैलरी में सैम रक से होती है, जिसने अपने हाथों में बड़ी बड़ी बॉक्सेस पकड़ी हुई थी। ये वही है जिसने आई को उसके बर्थडे वाले दिन लिफ्ट दिया था अपनी कार में। आई कहती है, हे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे स्टॉप कर रही हो क्या? तुम पागल हो? फिर से पी है क्या तुमने? मैं यहीं पर रहती हूँ। सैम रक उसे चिढ़कर जवाब देती है, ओ के मुझे लगा तुम साइको हो थोड़ी। हाँ, और तुम एक बहुत बड़ी पियक्कर। आई के हाथों में बियर बॉटल्स देखकर सैम रक कहती है, आई कहती है, हाँ तो क्या? तुम अपना रास्ता नापो, सीधे जाओ अपने कॉन्डो में। अपनी टांग को बाहर निकाल कर चिढ़ाती है सैम रक को देखकर। सैम रक अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ती ही है कि उसके हाथों से बॉक्सेस स्लिप करके फ्लोर पर गिर जाती है। आई जल्दी से उसकी हेल्प करने पहुंचती है। हे, मैं आज तुम्हारी हेल्प कर दे रही हूँ इन बॉक्सेस को तुम्हारे कॉन्डो तक पहुंचाने में। तुम्हारा जो मुझ पर एहसान था ना, आज वो खत्म होता है। मुझे किसी का एहसान रखना पसंद नहीं। हाँ तो तुम भी समझ लो, मैं वापस आकर तुम्हारे गार्बेज फेंकने में हेल्प नहीं करूंगी। दोनों तो करते हुए सैम रक के अपार्टमेंट के अंदर पहुंचती हैं। सैम रक अपनी चीजों को संभाल कर रखने लगती है और आई उसके अपार्टमेंट में इधर उधर घूम घूम कर चीजों को ध्यान से देख रही होती है। तभी उसकी नजर टेबल पर पड़ती है जिस पर फोटोग्राफ्स रखे हुए थे विलिन, केविन ली और लिन की, और कुछ निशान लगे हुए हैं और कुछ एविडेंस रखे हुए हैं। वो चुपके से जल्दी से उनकी फोटोग्राफ्स क्लिक कर लेती है और जल्दी से उस कॉन्डो से बाहर जाती है, सैम रक को गुड बाय बोलकर। बाय, मुझे जाना होगा गार्बेज फेंकने के लिए। ओके थैंक्स। हेलो, खुशामदीद, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डे ड्रीमर्स ड्रीम। लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एरिसा अपने कॉन्डो में मिरर में देखकर बाल झाड़ रही होती है। जब वो मुड़कर अपने पेट की तरफ देखती है, वहां पर सुकून से सो रही लिन है। एरिसा के लिप्स पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है और उसी वक्त लिन की आंखें खुलने लगती है। वो नींद से उठ जाती है। एरिसा बेड पर उसके बगल में बैठते हुए कहती है, माय लव, अगर तुम और चाहती हो तो और सो सकती हो। लिन भी उठकर बेड पर बैठती है, एरिसा के एक हाथ को हक करके। खून, मैं नहीं चाहती। आप मेरी मॉम की वजह से परेशान हो। मेरी मॉम मुझे फोर्स नहीं कर सकती, पर तुम्हारी मॉम जिद्दी है, एरिसा कहती है। यस, यू आर राइट। इसलिए तो हम दोनों के बारे में मैं मॉम से अपने तरीके से बात करूंगी, उनके डॉटर के वे में। मैं लिटिल मिस के रोल में वापस से आ जाऊंगी, जिसे जब जो चीज चाहिए होती है, जिस वक्त चाहिए होती है, मिल जाती है। वो कैसे? अगर मेरी मॉम चाहती है मैं घर वापस आऊं और उनके बिजनेस में हेल्प करूं, तो उन्हें मुझे आपको डेट करने देना पड़ेगा, एरिसा कहती है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मैं वापस से लैला की जिंदगी जीने लगूंगी और आपके साथ कहीं दूर भाग जाऊंगी। उन्हें अपनी शक्ल दोबारा कभी देखने नहीं दूंगी। एरिसा लिन की ये बात सुनकर कुछ सेकंड सोचती है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लग रही है। और उसके गालों पर अपना हाथ रखती है, सहलाते हुए कहती है, लिन, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम अपनी मॉम को अपसेट करो। वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं, पर मुझे उन्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं उनकी इकलौती बेटी का ख्याल बहुत अच्छे से रख सकती हूँ। नो, आपको कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ये मेरी जिंदगी है। मैं चाहे जो करूँ, जिसे चूज करूँ, ये मेरी चॉइस होगी। और मैं जानती हूँ जो चॉइस मैंने की है ना, वो बिल्कुल करेक्ट है। आर यू श्योर? 100% श्योर। लिन एरिसा को जोर से गले से लगाकर कहती है। लिन के वहां से जाने के बाद एरिसा कॉफी बनाते हुए उससे चैट पर बातें कर रही थी। एरिसा के चेहरे पर
खुशी साफ साफ जाहिर हो रही है। तभी उसी वक्त वहाँ पर आई पहुँचती है। गुड मॉर्निंग बॉस। एलिसा आई की हैप्पी फेस देखकर उसे टीज करते हुए कहती है, ओहो, आज तो तुम बड़ी खुश लग रही हो। कोई लव शॉप का सीन है क्या? क्या बॉस, कहाँ से लव शॉप? मेरी लाइफ में, और मेरे पास तो इन सब चीजों के लिए टाइम भी नहीं है। पर मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज है। मेरे लिए? यस बॉस, मुझे सीक्रेट मिल गया है केविन ली को मनाने के लिए। पेट्रा कॉर्पोरेशन का वो प्रोजेक्ट हासिल करने का तरीका। आई उसे फोटोज दिखाती है अपने फोन में जो उसने सैम रक के कॉन्डोम में क्लिक किया था, और उसे सारी बात समझाती है। रात के वक्त एलिसा एसओएस बार में पहुंचती है, जहां पर उसकी नजरें पूरी बार में सिर्फ एक वुमन को खोज रही है, जिसे वो एक सोफे पर बैठा पाती है। रेड कलर की ड्रेस में वो अपना टचअप कर रही होती है। एलिसा उसके पास जाती है, हाथ में वाइन का ग्लास लेकर, और कहती है, यू आर ब्यूटीफुल। वो वुमन ये कॉम्प्लीमेंट सुनकर एलिसा की तरफ मुड़कर देखती है। थैंक यू, यू आर मिस कैरेटाई राइट? एलिसा उससे कहती है, क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? एलिसा उसके सवाल का जवाब नहीं देती, बल्कि उसके बगल में बैठ जाती है, उसी सोफे पर बहुत क्लोज होकर। तुम तो मुझे नहीं जानती, पर मैं तुम्हें जानती हूँ, और तुम्हारा रियल जॉब भी जानती हूँ। तो क्या तुम मेरे लिए यहाँ पर कोई जॉब लेकर आई हो? मैं वीआईपी के अलावा किसी और को नहीं चुनती। उन दोनों के फेसेस एक दूसरे के बस कुछ इंचेस की दूरी पर ही थे। दोनों बहुत करीब होकर एक दूसरे से बातें कर रही थी। एलिसा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वहाँ पर कोई उसे देख रहा है। उसी बार में लैंडलिन की बेस्ट फ्रेंड ईमा भी बैठी हुई है बार काउंटर के पास, एक अपनी फ्रेंड के साथ, जो वहाँ के डेकोरेशन की फोटोज क्लिक कर रही थी। अचानक से उसकी नजर पड़ती है एलिसा पर, जो बहुत ही क्लोज होकर उस वुमन के करीब बैठी हुई है, जिसने बहुत ही सेक्सी सा ड्रेस पहना हुआ है। वो उन दोनों की फोटोज क्लिक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में लैलिन और उसके बेस्ट फ्रेंड ईमा दोनों कॉफी शॉप में बैठी हुई है। ईमा ने लैलिन को मिलने के लिए बुलाया है। ईमा पूछती है, क्या तुमने अच्छे से सोच लिया है एलिसा के पास वापस जाने का? हाँ बिल्कुल। और तुम्हारी मॉम का क्या? उस चीजों से मैं डील कर रही हूँ, डोंट वरी। मुझे किसी और चीज की चिंता नहीं, मैं तो तुम्हारे लव लाइफ में हमेशा से सपोर्ट करती हूँ। बस तुम्हें कोई ट्रिक ना कर दे, बस यही कंसर्न है मेरा। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? टेक अ लुक। अपना फोन निकाल कर उसे देती है। लैडिन उस फोटो को कुछ सेकंड तक देखती रहती है। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज होता है हल्का सा, पर वो अपना कंपोजर बनाई रहती है। ईमा को पता लगने नहीं देती वो कैसा फील कर रही है। देखो उस फोटो में उस लड़की ने कितना सेक्सी सा आउटफिट पहना हुआ है, और दोनों कितने क्लोज होकर बातें कर रही हैं। अरे तुम ओवर थिंक कर रही हो, लैलिन उससे कहती है। हो सकता है वो दोनों दोस्त हो, हाँ हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो एलिसा मेरी सस्पेक्ट है, क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। हाँ थैंक यू इतना कंसर्न होने के लिए मेरे लिए। ये सब कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता ना तो एलिसा मुझसे जरूर बताती, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया है, कोई झूठ नहीं होगा हम दोनों के बीच में अब। नेक्स्ट सीन में लैलिन एसओएस बार में पहुंच जाती है। वहाँ एलिसा को खोजने के लिए बार काउंटर पर बैठी हुई है। अपने फोन में एलिसा की फोटो दिखाकर बारटेंडर से पूछती है कि उसने एलिसा को यहाँ देखा है, क्या वो यहाँ की रेगुलर कस्टमर है? पर बारटेंडर मना कर देता है, कहता है कि मैं इन्हें नहीं जानता, इन्हें कभी यहाँ देखा नहीं। बहुत देर इंतजार करने के बाद एलिसा का वहाँ से लैलिन जाने ही लगती है कि तभी उसकी नजर पड़ती है एलिसा पर, जो है कैनाटाई के साथ, और दोनों एक दूसरे के करीब हैं। चलते हुए आ रही है उस बार में, और उसके वीआईपी जोन में चली जाती है। लैलिन भी उन दोनों का पीछे करने की कोशिश करती है, पर गार्ड उसे रोक देता है। मिस, ये वीआईपी जोन है, यहाँ पे अलाउ नहीं है किसी और का जाना। लैलिन गुस्से में उस पार से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में
आज पेट्रो कॉर्पोरेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आज कॉर्नरस्टोन प्रोजेक्ट का फैसला होगा। रिजल्ट है कि आज इस प्रोजेक्ट को कौन जीतेगा, डब्ल्यू एम्पायर, ए लिस्ट कंपनी या और कोई। बहुत सारे कंपनीज के ओनर्स वहाँ पे पहुंचे हुए हैं और मीडियाज भी। व्हीलिंग वहाँ पहुंचती है अपने असिस्टेंट के साथ बिल्कुल कॉन्फिडेंस में। आज की जीत तो उसी की है। केविन ली व्हीलिंग के पास आते हैं। मिस व्हीलिंग, आपने तो मुझे फोर्स करवाया है आपके कंपनी को चूज करने के लिए, डायरेक्ट मेरी मॉम से बात करके, पेट्रा ली से। ये ट्रिक आपकी अच्छी रही। थैंक यू केविन ली। सारे मीडिया हाउस का कैमरा का फोकस सिर्फ केविन ली पर था, जो स्टेज पर बैठे हुए थे। किस कंपनी को पेट्रा कॉर्पोरेशन का कॉर्नरस्टोन प्रोजेक्ट मिलने वाला है, ये जानने के लिए सारे बेकरार बैठे हुए थे। केविन ली का चेहरा थोड़ा घबराया हुआ था और वो हल्का सा रुकते हुए नाम लेते हैं। कॉर्नरस्टोन प्रोजेक्ट मिलता है मिस एरिसा कुलनबी को, ए लिस्ट कंपनी को। व्हीलिंग जो अपने चेयर से खड़ी हो रही थी, ये सोचकर कि वो विनर है, आधे ही में बिल्कुल चौंक सी जाती है कि ऐसा हो कैसे सकता है, वो कैसे हार सकती है।